डियर्स, मैं हूं मनोज शर्मा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद मनोज शर्मा पे। अगर आपको वीडियो ठीक लगे, आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में जो हमारा पहला लेक्चर हुआ था, सोल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड चल रहा है, जो भी कंटेंट चल रहा है, तो जो पहला टॉपिक हमारा हुआ था, पहला लेक्चर हुआ था, जो YouTube पे अपलोडेड नहीं है, अपलोड कर देंगे उसको। एक्चुअली वो डायरेक्टली हमने भेज दिया था। तो उसमें हम लोगों ने सोल्यूशन का इंट्रोडक्शन और कंसंट्रेशन टर्म्स, मतलब मोलैरिटी, मोलैलिटी, इन सब के बारे में पढ़ा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए, हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चैप्टर में, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो होगा वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग वेपर प्रेशर को डिस्कस करेंगे और वेपर प्रेशर से ही रिलेटेड है राउल्ट्स लॉ, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक दो क्वेश्चंस लगाएंगे और बाकी के क्वेश्चंस आपको घर से करने के लिए दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है, इस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये एक कंटेनर लिया गया है। किसी भी, अभी आप केवल इतना देखने की कोशिश करें, एक कंटेनर हमने लिया हुआ है, क्लोज्ड है। कंटेनर में हमने लिक्विड को भरा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं। लिक्विड में पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, विद इन द लिक्विड मूव करते रहते हैं, और जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं, मूव करते करते आपस में टकराते हैं। टकराने से एनर्जी का एक्सचेंज होता है, और जिस पार्टिकल की एनर्जी बढ़ जाती है वो पार्टिकल सरफेस को छोड़ के वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जिस पार्टिकल की एनर्जी बढ़ जाती है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। पार्टिकल्स जो वेपर फेज में आ गए वो यहां पर रैंडमली घूम रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, फिर से एनर्जी का एक्सचेंज होता है, और हो सकता है किसी पार्टिकल की एनर्जी कम हो जाए तो वो पार्टिकल फिर से लिक्विड फेज में वापस आ जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। जब किसी भी कंटेनर में, जो कि क्लोज कर दिया जाएगा लिक्विड रखने के बाद, जब किसी क्लोज्ड कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ होता है तो पहले इवेपोरेशन स्टार्ट होता है और इवेपोरेशन के बाद कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। शुरुआत में इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होता है क्योंकि लिक्विड ज्यादा है, वेपर्स नहीं है, और इवेपोरेशन का रेट कम होता है। टाइम के साथ इवेपोरेशन का रेट घटेगा, कंडेंसेशन का रेट बढ़ेगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर दोनों रेट्स बराबर हो जाएंगे, जिसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। कुल मिला के इतना समझ सकते हैं आप, जब हमने कंटेनर में किसी लिक्विड को रखा तो इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और फाइनली क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आने का मतलब ये हुआ, एक सेकंड में अगर 10 पार्टिकल लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं तो 10 पार्टिकल वेपर से लिक्विड में भी आ रहे हैं। मींस यहां और यहां की जो अमाउंट्स होती हैं, लिक्विड की अमाउंट और वेपर की अमाउंट, वो सब फिक्स हो जाती हैं। इक्विलिब्रियम पर सारी प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाती हैं। चलिए, इक्विलिब्रियम आ चुका है। इक्विलिब्रियम आने के बाद थोड़ा सा यहां पर आते हैं। अगर किसी कंटेनर में हम गैस को लेते हैं तो हमें पता है कि गैस के पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं, और जब वो मूव करते हैं तो अपने कांटेक्ट में आने वाली सरफेसेस से टकराते हैं। सरफेसेस से टकराते हैं तो उन पर फोर्स लगाते हैं, और फोर्स की वजह से क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है। ये तो गैस की बात की। हालांकि वेपर्स के अंदर गैस की सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, लेकिन ये प्रेशर वाली प्रॉपर्टी तो होती ही है। जब वेपर के पार्टिकल्स यहां पर आ गए तो वेपर के पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे होंगे तो अपने कांटेक्ट में आने वाली सरफेसेस पर एक प्रेशर लगा रहे होंगे। इस प्रेशर को ही हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको हेडिंग डालनी होगी वेपर प्रेशर, ये डायग्राम बनाना होगा, ये लिखना पड़ेगा, इतना इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको वेपर प्रेशर की, बाकी सब तो समझाने वाला था, वेपर प्रेशर की आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। डेफिनेशन अगर हम वेपर प्रेशर की लिखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा ताकि टेक्निकली बहुत सही हो, सही वर्ड्स हों।
तो हमें क्या करना है डेफिनेशन में, देखें लिखिएगा आप लोग डेफिनेशन को, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड में सॉल्वेंट भी हो सकता है, सॉल्यूशन भी हो सकता है, लिखेंगे हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज द प्रेशर exerted by vapors when these vapors are in equilibrium with the liquid. Vapor pressure of a liquid is the pressure exerted by vapors when these vapors are in equilibrium with the liquid. इक्विलिब्रियम वाली बात को मेंशन करना जरूरी है। ये जो डिवाइस हमने यहाँ पर लगाई है दैट इज कॉल्ड मैनोमीटर। 11th में आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में मैनोमीटर के बारे में पढ़ा होगा। मैनोमीटर से हम इस प्रेशर को मेजर कर सकते हैं कितना है, वो हमने यहाँ पर P लिखा है। आई होप आपको वेपर प्रेशर क्लियर हो गया होगा क्या होता है। ध्यान रखें वेपर प्रेशर के लिए गैस लॉज एप्लीकेबल नहीं है। ये वेपर्स गैस जैसी दिखाई देती है बट इनकी प्रॉपर्टीज गैस से अलग होती हैं। गैस लॉज आर नॉट एप्लीकेबल फॉर वेपर प्रेशर। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल यहाँ पर हम वेपर प्रेशर की बात करेंगे, गैस लॉज की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, मींस फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर आता है नेचर ऑफ लिक्विड। देखिए हर लिक्विड का वेपर प्रेशर अलग अलग होता है, डिपेंड करता है कि जो लिक्विड है, जो भी आपने लिक्विड ये लिया हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड में जो भी पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि एक दूसरे की तरफ खींच रहा है पार्टिकल्स को, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग होगा तो इन पार्टिकल्स की वेपर में जाने की टेंडेंसी कम होगी। ऐसे लिक्विड्स जहां पर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, वहां पर इक्विलिब्रियम पर वेपर्स पर यूनिट वॉल्यूम या जिसे हम वेपर्स की डेंसिटी कहेंगे वो कम होती है, और जब वेपर्स की डेंसिटी कम होगी तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। ऐसे लिक्विड्स जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जिनका वेपर प्रेशर कम होता है, दे आर कॉल्ड लेस वोलेटाइल लिक्विड्स। और कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जहां पर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने के कारण वहां पर वेपर्स बनने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, वेपर्स की डेंसिटी ज्यादा होगी, इसलिए वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। दीज लिक्विड्स आर मोर वोलेटाइल लिक्विड्स। अगर आप घर पे एक्सपेरिमेंटली देखना चाहते हैं कौन कम वोलेटाइल है कौन ज्यादा वोलेटाइल है, तो मैं आपको बता दूं कि आप सेम अमाउंट ऑफ वाटर और दूसरे कंटेनर में वही अमाउंट आप पेट्रोल की लीजिएगा और इसको आप खुला छोड़ दें। वाटर में वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि स्ट्रांग है, और पेट्रोल हाइड्रोकार्बन होता है, यहाँ पर वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है तो वेपर्स तेजी से बनेगी और यहाँ वेपर्स थोड़ा हल्के बनेंगी। तो आप थोड़ी देर के बाद पाएंगे कि यहाँ पर लिक्विड की अमाउंट में जो कमी हुई है वो कम है, बहुत थोड़ा सा लिक्विड यहाँ से डिसअपीयर हुआ है, जबकि पेट्रोल के बारे में आप देखेंगे बहुत ज्यादा पेट्रोल यहाँ से ऑलमोस्ट सारा का सारा पेट्रोल डिसअपीयर हो चुका है। कुछ लिक्विड्स के हम नाम लेते हैं जहां से आपको ये बताने का प्रयास करेंगे किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है किसका वेपर प्रेशर कम होता है। तो जैसे कि वाटर को ही ले लीजिए, वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने की वजह से वेपर प्रेशर कम होता है। वाटर से ज्यादा इथाइल अल्कोहल का होता है, हालांकि इथाइल अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड्स उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। इसके बाद अगर हम ले एसीटोन को ले सकते हैं, एसीटोन का वेपर प्रेशर अल्कोहल से भी इथाइल अल्कोहल से भी ज्यादा होता है और एसीटोन से भी ज्यादा वेपर प्रेशर होगा ईथर का, क्योंकि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कमजोर होते हैं। तो ये पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। हर लिक्विड का वेपर प्रेशर अलग अलग होता है और अलग अलग होने की वजह होती है कि हर लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर वाले फैक्टर को हम कई तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपका केमिकल इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर ठीक से पढ़ा हुआ है तो वहां पे आपने ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा होगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल में पढ़ाया गया है
कि अगर लिक्विड और वेपर्स के बीच में इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम आ चुका है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था, इस रिएक्शन का डेल्टा H पॉजिटिव होता है, मतलब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उस साइड में जाता है जो साइड एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक साइड क्या है? लिक्विड से वेपर की तरफ जाना, मींस ज्यादा वेपर्स बन जाएंगी, वेपर्स की डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिससे कि वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अगर आप इन फैक्टर्स को थोड़ा सा और देख लेते हैं, टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर का क्या रिलेशन होगा, इसके लिए इक्वेशन दी गई है, क्लासियस एंड क्लैपिरॉन इक्वेशन। क्लासियस एंड क्लैपिरॉन इक्वेशन यहां हमने लिख दी है, हालांकि 12th लेवल पे ये है नहीं, तो ये इक्वेशन है log P2 upon P1 is equal to डेल्टा H, सबस्क्रिप्ट में है VAP, मतलब एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। नीचे है 2.303 R गैस कांस्टेंट है, 1 upon T1 minus 1 upon T2। P1 is vapor pressure at temperature T1, P2 is vapor pressure at temperature T2, डेल्टा H VAP is enthalpy of vaporization। तो अगर उतना तो मैंने आपको लिखवा ही दिया था, वेपर प्रेशर क्या होता है। अगर आपको ये फैक्टर्स लिखने पड़े दो, नेचर ऑफ लिक्विड, तो इसमें आप लिखेंगे द लिक्विड्स हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैव लेस टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर्स, हेंस देयर वेपर प्रेशर इज लेस। These liquids are less volatile liquids. On the other hand, the liquids having weak intermolecular forces have more tendency to form vapors, hence their vapor pressure is high. They are more volatile liquids. और फिर आपको कुछ लिक्विड्स के एग्जांपल दिखा देने चाहिए। वाटर से ज्यादा एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल ले लें C2H5OH, फिर आप ले लें एसीटोन, फिर आप ले लें ईथर। दूसरा फैक्टर टेम्परेचर फैक्टर डाल के सबसे पहले तो आपको ये दिखाना चाहिए, लिक्विड वेपर के बीच इक्विलिब्रियम, डेल्टा H कैसा है? पॉजिटिव। फिर आपको लिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, when temperature is increased, equilibrium is shifted towards endothermic direction, that is more vapors are formed, hence vapor pressure of a particular liquid increases। तीसरा फैक्टर है, दूसरे फैक्टर के अंदर ही आप लिख सकते हो vapor pressure is related with temperature by Clausius and Clapeyron equation, और इस तरीके से आप इक्वेशन दिखा सकते हो अगर आप नोट्स बना रहे हो। यहां पे ही डिस्कस करने वाली एक बहुत अच्छी चीज है, ये है डिस्कस करने वाली, हमने लिक्विड को सेम रखा। एक बारी हमने लिक्विड को इस टाइप के कंटेनर में लिया, मतलब ये शैलो अर्थ का है, छिछला, और अगली बार हमने लिक्विड को इस तरीके से, जिसकी गहराई ज्यादा है, कंटेनर की सरफेस एरिया कम है, इसमें लिया। दोनों के नंबर 1 नंबर 2 दोनों में से है, दोनों जगह पर सेम लिक्विड, वाटर, दोनों जगह पे टेम्परेचर भी कैसा है? सेम है। तो इन दोनों जगह पे वेपर प्रेशर किसमें ज्यादा होगा? पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, एक कंटेनर, ये दूसरा कंटेनर, हमने इसमें लिक्विड की अमाउंट कम ली और यहां हमने लिक्विड ऊपर तक भर दिया। लिक्विड सेम है, हर बार लिक्विड सेम है, ये तीसरा, ये चौथा। एक बारी कंटेनर शैलो अर्थ का, नेक्स्ट टाइम ज्यादा गहराई वाला। अगला ये है कि हमने सब कुछ सेम रखा, बस यहां 1 लीटर पानी लिया, यहां पर हमने 5 लीटर पानी लिया। वेपर प्रेशर कहां ज्यादा होगा, हम इनको कंपेयर करना चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सभी में वेपर प्रेशर सेम होगा, क्योंकि हर जगह वाटर है, हर जगह टेम्परेचर है सेम, हर जगह टेम्परेचर सेम है। एक पर्टिकुलर लिक्विड का वेपर प्रेशर केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा,
तभी तो कहा जाता है वेपर प्रेशर इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये दो फैक्टर्स हो गए, और कोई फैक्टर है नहीं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करे, लेकिन तीसरी चीज हम यहाँ पर एक और ऐड करेंगे। तीसरा फैक्टर आप ले सकते हो यहाँ पर एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। मतलब कहने का ये है, एक बार ये प्योर वाटर था, प्योर वाटर था। जब ये प्योर वाटर था तो हमने इसके वेपर प्रेशर को कहा P0। अब हमने इसमें कोई नॉन वोलेटाइल मतलब सॉलिड सब्सटेंस डाल दिया जो कि इसमें कंप्लीटली मिसिबल है। कंप्लीटली मिसिबल है का मतलब पानी से मिलने के बाद होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। सपोज दैट हमने यहाँ पर शुगर को या ग्लूकोज को या सॉल्ट को, कॉमन सॉल्ट को ऐड किया। कॉमन सॉल्ट को जब हमने ऐड कर दिया जो कि कंप्लीटली मिसिबल है, उसके बाद ये बन चुका है होमोजीनियस मिक्सचर यानी सॉल्यूशन। तो क्या हुआ होगा, ये पार्टिकल्स उसके भी आ गए होंगे, साथ में सरफेस पर भी आ गए होंगे उसके पार्टिकल्स कुछ जगह पे नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के। आपको पता है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस खुद तो वेपोराइज होंगे नहीं, और सरफेस का जो पार्ट इन्होंने घेर लिया है वहां से लिक्विड के पार्टिकल को भी वेपोराइज होने से रोकेंगे। तो इससे होगा क्या, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड करने से जो सॉल्यूशन बन जाएगा उसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये हमने मान लिया कितना होगा, ये P होगा। तो जो P की वैल्यू होगी वो P0 से कम होगी। तो तीसरे फैक्टर में आप हेडिंग डालेंगे एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। उसमें आप ये लिखेंगे व्हेन नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इज एडेड vapor pressure of solution becomes less than vapor pressure of pure solvent, because some part of the surface is occupied by non-volatile particles and formation of vapors is prevented from that part of surface. This means vapor pressure of solution having non-volatile substance यानी P, vapor pressure of solution having non-volatile substance यानी P is less than P0। P0 क्या है, vapor pressure of pure solvent। ये चीज भी आपको लिखनी चाहिए। तो मैंने आपको फिलहाल जो अभी पढ़ाया है वो टॉपिक पढ़ाया वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर से ही रिलेटेड होता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के बारे में हम अभी बात करते हैं। लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, वीडियो लंबा हो जाता है, तो पहले थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो डियर्स, वेपर प्रेशर को क्लियर करने के बाद हम बात करते हैं राउल्ट्स लॉ की। देखिए दो राउल्ट्स लॉज हैं, दोनों में ही सॉल्वेंट लिक्विड रखा गया। सॉल्वेंट दोनों में लिक्विड है। सॉल्यूट एक में सॉलिड मतलब नॉन वोलेटाइल, और दूसरे में सॉल्यूट भी लिक्विड यानी वोलेटाइल। तो दोनों में सॉल्वेंट तो एक जैसा है, कॉमन है। तो जो दो लॉज होते हैं उनको हम डिफरेंशिएट करते हैं सॉल्यूट के बेसिस पे। तो एक तो होता है वो लॉ जिसमें सॉल्यूट इज वोलेटाइल, और दूसरा होता है व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। तो सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे व्हेन सॉल्यूट इज वोलेटाइल। देखिएगा राउल्ट्स लॉ, पहला लॉ हमने लिया है व्हेन सॉल्यूट इज वोलेटाइल। सॉल्यूट वोलेटाइल है, इसका मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड है, और जब वो प्योर स्टेट में होगा तो उसका भी अपना एक वेपर प्रेशर होगा। तो सॉल्वेंट जिसका नाम हमने यहां पर रखा है A, सॉल्वेंट का नाम A रखा है और सॉल्यूट का नाम B रखा है। जब प्योर स्टेट में थे ये, मतलब हमने एक कंटेनर लिया था इस तरीके से जिसमें केवल A था
ए था, बंद था, मैनोमीटर लगाया और मैनोमीटर से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमने वेपर प्रेशर को मेजर किया, केवल ए भर के, यहाँ पे ए को लिया, तब जो वेपर प्रेशर निकल के आएगा उसे हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। तो प्योर स्टेट में जब ए था तो इसका वेपर प्रेशर PA नॉट, ऐसे ही बी का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट क्या है, PB नॉट। अब हमने इन दोनों को मिला के सॉल्यूशन बनाया, आइडियल सॉल्यूशन। ये आइडियल नॉन आइडियल क्या है ये बाद में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन राउल्ट्स लॉ केवल आइडियल सॉल्यूशंस के लिए ही एप्लीकेबल होता है, इसलिए हमने यहाँ पर सॉल्यूशन ना लिख करके आइडियल सॉल्यूशन लिख दिया है। आइडियल सॉल्यूशन बन गया, कितना A मिलाया गया और कितना B मिलाया गया, इसके लिए हमने यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि A और B को कुछ ऐसे रेशियो में मिलाया गया कि सॉल्यूशन में A का मोल फ्रैक्शन XA और B का मोल फ्रैक्शन XB है। अब A और B को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बन गया, इस तरीके से हमने यहाँ पर सॉल्यूशन लिया है, A भी है और B भी है। सरफेस का कुछ पार्ट A ने घेर रखा होगा, सरफेस का कुछ पार्ट B ने घेर रखा होगा, मतलब पूरा पार्ट सरफेस का ना तो A को मिलेगा ना ही B को मिलेगा। तो A से जितनी वेपर्स प्योर स्टेट में बनती थी जब A प्योर स्टेट में था, उतनी नहीं बन पाएंगी यहाँ, मतलब A की वजह से जो वेपर प्रेशर यहाँ होगा, जिसे हमने नाम दिया है PA, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A एंड B इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आने के बाद A से जो प्रेशर लगेगा, वेपर प्रेशर लगेगा, उसे हमने PA कहा, और B से जो वेपर प्रेशर लगेगा उसे हमने PB कहा। तो PA PA नॉट से कम होगा और PB PB नॉट से कम होगा। क्यों? क्योंकि अब सरफेस को दोनों लोग शेयर कर रहे हैं, सरफेस के कुछ पार्ट से A और सरफेस के कुछ पार्ट से B जा रहे हैं। कुल मिलाके PA मतलब वेपर प्रेशर ऑफ A इन सॉल्यूशन कम होगा PA नॉट से, और वेपर प्रेशर ऑफ B यानी PB इन सॉल्यूशन ये कम होगा PB नॉट से। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ PA जो होगा वो होगा PA नॉट इंटू XA के बराबर, और PB होगा PB नॉट इंटू XB के बराबर, और टोटल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का बनेगा जाकर के PT, जिसको हमने बोला ऑब्वियसली वो PA प्लस PB होगा, ये डाल्टन्स लॉ कहता है। तो PT हो गया PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। ये है राउल्ट्स लॉ व्हेन सॉल्यूट इज वोलेटाइल। तो अगर इसे हमें स्टेटमेंट देना पड़े राउल्ट्स लॉ व्हेन सॉल्यूट इज वोलेटाइल, तो हम क्या कहेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, partial vapor pressure of any component in solution at given temperature is equal to the multiplication of its vapor pressure in pure state bracket में at same temperature and its mole fraction in solution। repeat करना, partial vapor pressure of any component in solution is equal to the multiplication of its vapor pressure in pure state and its mole fraction in solution when temperature is same। ऐसे PV का हो गया, और ये इस तरीके से राउल्ट्स लॉ बन गया। राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड एक ग्राफ होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं आता है लोगों के जल्दी, जरा वो ग्राफ मैं आपको समझा देता हूं, बस 2 सेकंड दीजिए। देखिएगा बच्चों, ग्राफ क्या है, हमने इस x एक्सिस पर सॉल्यूशन की कंपोजिशन को दिखाया है। इस वाले पॉइंट पे होंगे तो XA0 मतलब A है ही नहीं, मतलब जो भी कंटेनर होगा उसमें क्या होगा, उसमें केवल B होगा, तभी तो XA0 हो सकता है। इधर की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें A को भी ऐड करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इस वाले पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो ना तो XA0 है ना XB0 है, मतलब ये पॉइंट प्योर B दिखाता है। यहां XB0 है, ये पॉइंट प्योर A दिखाता है। इन दो पॉइंट्स, एंडिंग पॉइंट्स के अलावा किसी भी पॉइंट पे जाओगे तो वो सॉल्यूशन को दिखाता है। यहां पे प्योर B, क्योंकि B का मोल फ्रैक्शन 1 है,
किसी का भी मोल फ्रैक्शन 1 होने का मतलब वो प्योर स्टेट में है, और यहां पर x a1 है, इसका मतलब प्योर a है, और बाकी किसी भी पॉइंट पे जाओगे तो a और b का मिक्सचर होगा। तो हम वेपर प्रेशर का वेरिएशन देखते हैं इस कंपोजिशन के साथ। बहुत ध्यान से देखिएगा, इस सॉल्यूशन की कंपोजिशन को वेरी कराया गया है। इस पॉइंट पर a नहीं है, केवल b है। इस पॉइंट पे केवल a है, b नहीं है, और बाकी सारे पॉइंट्स इनके अंदर जो हैं वहां पर a भी है और b भी है। बाई एक्सिस पर हमने लिया है वेपर प्रेशर को। एज वी नो PA is equal to PA naught into XA। ये चीज तो कांस्टेंट होती है, पहले ही बताया जा चुका है। एक पर्टिकुलर लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो PA की वैल्यू फिलहाल किस पे डिपेंड करेगी, यहाँ पे XA पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर XA 0 है, इसका मतलब PA 0 होगा। इधर की तरफ जा रहे हैं तो XA बढ़ रहा है, XA बढ़ रहा है तो PA भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये ग्राफ इस तरीके से लीनियरली जाएगा। हो सकता है ये हल्का सा कर्व हो गया हो, लेकिन लीनियर ही बनना है। ये ग्राफ हमें दिखाएगा PA किसके बराबर होगा, PA नॉट इंटू XA, और इस वाले पॉइंट पर आते आते XA 1 हो गया, XA 1 हो गया, इसका मतलब PA किसके बराबर हो गया, PA नॉट। तो ये है वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट। और जैसा कि आप जानते हैं इस पॉइंट पर केवल A है, B तो है ही नहीं। ऐसे ही अगर ये ग्राफ B के लिए हम इधर से ड्रॉ करेंगे तो यहां पर x भी 0 होने की वजह से P भी 0 होगा, और इस तरीके से ये ग्राफ हमें दिखाएगा PB इज इक्वल टू PB नॉट इंटू XB। आप सोच रहे होंगे कि B को नीचे लिया, A को ऊपर लिया, ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है कि ये PA नॉट नीचे आए, PB नॉट ऊपर जाए, कुछ भी पॉसिबल है। जिस लिक्विड का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका ग्राफ ऊपर होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। सेम नहीं रखना है हमें, सेम पे इसलिए नहीं रखना है क्योंकि सेम होने का मतलब ये हो गया कि वेपर प्रेशर सेम है दो लिक्विड्स का, और दो लिक्विड्स का वेपर प्रेशर सेम, तो ये भी तो हो सकता है कि लिक्विड ही सेम हो जाए, तो फिर सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो सेम पे नहीं रखना है। और अगर हम इस लाइन को मिलाएंगे इनको ऐसे करके, तो ये लाइन हमें देगी PT इज इक्वल टू होगा PA प्लस PB। ये एक ग्राफ होता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। होपफुली आपको ये ग्राफ क्लियर हो गया होगा। तो ये हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ खत्म किया व्हेन सॉल्यूट इज वोलेटाइल। इससे रिलेटेड हम आपको एक न्यूमेरिकल करा रहे हैं। रैंडमली हम न्यूमेरिकल बोल रहे हैं, न्यूमेरिकल आप लिखिए, उसके बाद वीडियो पॉज करिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद दोबारा से वीडियो देखिए, यहां पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन लिखिएगा, एन आइडियल सॉल्यूशन is made by mixing equal masses of two liquids A and B having molar masses 40 and 60, having molar masses 40 and 60। फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे their pure state vapor pressures are 400 and 300 mmHg। Calculate question का फर्स्ट पार्ट, partial vapor pressures of A and B in solution। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट बहुत सिंपल है, फार्मूला लगाना है बस। सेकेंड पार्ट, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, ये थोड़ा सा टफ है, बताना पड़ेगा आपको, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, और उसके बाद तब रिज्यूम करिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले या आपसे सॉल्व ना हो, फिर आप वीडियो में चेक करिए। आकाश, होपफुली आपने क्वेश्चन के
2 पार्ट्स तो सॉल्व कर ही लिए होंगे, फिर भी बता देते हैं थोड़ा सा, मेनली हमें थर्ड पार्ट को डिस्कस करना है। देखिए 2 लिक्विड्स ए और बी लिए गए, जिनके प्योर स्टेट की वेपर प्रेशर 400 एंड 300 है, मोलर मासेस दिए गए हैं 40 एंड 60, और दोनों के मासेस मिलाए गए हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, वो W है। तो मोल फ्रैक्शन अगर ए का निकालोगे तो ए के मोल्स मास अपॉन मोलर मास, नीचे आएंगे टोटल मोल्स, ये ए के मोल्स हो गए, ये बी के मोल्स हो गए, यहां से W कैंसिल हो जाएगा। तो फिर जब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे भी आप अपना सॉल्व करना चाहें, 60 40 ये एलसीएम आएगा और वो ऊपर पहुंच जाएगा, कुल मिला के ये 3/5 आएगा। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, मैंने जल्दबाजी में की है। 3/5 आएगा, फिर XB निकालेंगे तो वो 2/5 आएगा। फर्स्ट पार्ट है, हमें PA और PB बताने हैं। PA होगा PA नॉट इंटू एक्स, PB होगा PB नॉट इंटू एक्स, यहां से सॉल्व हो जाएगा। टोटल वेपर प्रेशर होगा PA प्लस PB, ये क्लियर हो जाएगा। थर्ड पार्ट थोड़ा सा लॉजिकल है, इसको आप समझिए। हमने यहां पर A और B 2 लिक्विड्स को मिला के सोल्यूशन बनाया, और सोल्यूशन में A का मोल फ्रैक्शन XA और B का मोल फ्रैक्शन XB, ये कैसे फाइंड किया था हमने, किस रेशियो में हमने मिक्स किए थे, A के और B के क्या क्या मासेस लिए थे, उनके मोलर मासेस क्या हैं, वहां से हम फाइंड कर सकते थे XA और XB। वैसे मोल फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं, अगर XA निकालना पड़े तो हम कहेंगे XA इज इक्वल टू मोल ऑफ A इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल मोल। ऐसे B के लिए XB इज इक्वल टू मोल ऑफ B इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल मोल। लेकिन हमसे मोल फ्रैक्शन ये नहीं पूछे, थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि A ने अपनी वेपर्स बनाई होंगी यहां पर, और ऐसे B ने अपनी वेपर्स बनाई होंगी यहां पर, तो यहां A भी पहुंच गया और B भी पहुंच गया। तो कुछ मोल वेपर A के होंगे, कुछ मोल वेपर फेज में B के होंगे, उनके अकॉर्डिंग वेपर फेज में A का मोल फ्रैक्शन क्या होगा और B का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। इनको हमने YA और YB मान लिया। अगर हमें YA निकालना हो, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज इज इक्वल टू होगा मोल ऑफ A इन वेपर फेज अपॉन टोटल मोल इन वेपर फेज। अच्छा, वो मोल हमको पता नहीं है, तो एक लॉजिक ये यूज कर लेते हैं हम लोग, A के जितने ज्यादा मोल वेपर फेज में जाएंगे A का पार्शियल प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। भाई A के जितने ज्यादा मोल होंगे या A के जितने मोल होंगे उसी के अकॉर्डिंग PA होगा। तो हमने कहा मोल ऑफ A इन वेपर फेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A। ऐसे मोल ऑफ B इन वेपर फेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B। अब अगर YA निकालें तो मोल ऑफ A की जगह हम PA यूज कर लेंगे, और नीचे टोटल मोल में PA प्लस PB। YB निकालें तो PA अपॉन PA प्लस PB। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत सारे देंगे, लेकिन ये राउल्ट्स लॉ व्हेन सॉल्यूट इज वोलेटाइल एकेडमिक लेवल पे खत्म हो चुका है। अगर इसको हम नीट और जेई के लिए बात करें तो उसके लिए अलग वीडियोस आएंगे, वहां पर हम एडवांस्ड क्वेश्चंस भी कराएंगे, वो अलग वीडियोस पढ़ेंगे। ये वीडियो केवल एकेडमिक लेवल के लिए ही है। तो एकेडमिक लेवल तक राउल्ट्स लॉ के बारे में हमें इतना ही पढ़ना होता है, व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। अगर व्हेन सॉल्यूट इज वोलेटाइल, अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा तब क्या होगा, बस 5 मिनट का है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिएगा डियर, राउल्ट्स लॉ व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, सॉल्वेंट A सॉल्यूट B जो कि सॉलिड होगा, प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर P नॉट माना हमने, इसका तो था ही नहीं, मिला के सॉल्यूशन बनाया, मोल फ्रैक्शन A और B के हमने XA और XB ले लिए, सॉल्यूशन बन चुका है, सॉल्यूशन बन गया है। सॉल्यूशन बनने के बाद अब B की वेपर्स तो आएंगी नहीं, A की वेपर्स ही आएंगी। तो सॉल्यूशन में ऊपर की तरफ जब केवल A की वेपर्स होंगी तो A की वेपर्स की वजह से ही प्रेशर लगेगा, जिसको चाहे हम ये बोल दें पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A। पार्शियल बोलना ठीक नहीं है क्योंकि एक ही सब्सटेंस वहां पर वेपर प्रेशर लगा रहा है, या इसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन।
तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को अगर हम P माने तो P हो जाएगा P नॉट इंटू एक्स ए के बराबर। पढ़ ही चुके हैं हम ये लोग, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ ही चुके हैं पहले। एक बार फिर से देखिएगा, A B सॉलिड है, इसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में P नॉट है, सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन में केवल A लगाएगा वेपर प्रेशर जो कि हमने P माना, P कितना होगा इसका प्योर स्टेट वेपर प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। यहां से एक चीज और जरा देखिएगा ध्यान से, P इज इक्वल टू, इसी को हमने फिर से यहां पर नोट डाउन किया, P इज इक्वल टू P नॉट इनटू x है, P इज इक्वल टू P नॉट। देखिए सभी के मोल फ्रैक्शंस का सम 1 होता है, मतलब XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होगा, तो XA की जगह हम 1 माइनस XB लिख सकते हैं। P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू, ये P नॉट यहां ले आए, 1 माइनस XB हो जाएगा। अब हमने क्या किया, XB को यहां प्लस में ले आए, P अपॉन P नॉट प्लस XB इज इक्वल टू 1, XB को ऐसे ही रखा, P अपॉन P नॉट यहां चला गया, XB इज इक्वल टू P नॉट एलसीएम लिया, P नॉट माइनस P आएगा, ये भी एक फार्मूला निकल के आता है। देखिए P नॉट क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और P क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ऑब्वियसली ये कम हो जाएगा जब हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं तो वेपर प्रेशर घट जाता है, तो P नॉट ज्यादा होगा, P कम होगा, P नॉट में से P को माइनस करेंगे, इसे हम कहेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को जब हम P नॉट से डिवाइड कर देते हैं तो इसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो राउल्ट्स लॉ में जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, में आपने देखा कि P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट XB के बराबर है, इसका स्टेटमेंट बनता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। राउल्ट्स लॉ में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आगे आप लोग क्वेश्चंस करिए, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में आप हमारा इसके आगे का जो कंटेंट है सॉल्यूशन चैप्टर में वो देखेंगे। थैंक यू। अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।